आपको जान के हैरानी होगी कि इस बार फर्स्ट टाइम असम में 35 डिस्ट्रिक्ट्स के करेस्पॉन्डिंग 35 डिफरेंट सेट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए फॉर प्री फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो पहला क्वेश्चन, क्या सर मुझे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करनी चाहिए एग्जाम के पहले? तो मैं कहूंगा बच्चों नहीं, आपको सेलेक्टेड 7 डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चन पेपर तैयार करने, सॉल्व करने, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो अब सर मैं कौन कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स को सेलेक्ट करके उनको सॉल्व करूं, मतलब कौन कौन से मेरे को डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, मैं कैसे डिसाइड करूं? तो इसके लिए मैं लाया हूं आपके पास ये नई सीरीज जिसमें मैं आपको सेलेक्टेड 7 डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशंस करवाऊंगा जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक अग्रवाल और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं चराइदेव डिस्ट्रिक्ट का प्री फाइनल एग्जामिनेशन का केमिस्ट्री का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपन टेम्परेचर। तो यहां पे अपन को 4 कंसंट्रेशन टर्म्स दी गई है, मोलैलिटी, मोलरिटी, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वाली कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बताया था कि वो वाली कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम वाली टर्म आती है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो यहां पे जब मैं चेक करता हूं मोलैलिटी, मोलरिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन में, तो यहां पे ये जो मोलरिटी वाली टर्म है, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म जो है इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम टर्म, इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम टर्म। तो मैं कह सकता हूं दिस option B will be our correct answer. This is the concentration term which will depend upon temperature. Next, arrange the following in decreasing order of basicity. तो सर बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिसिटी का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ। तो अपन को यहाँ पे 4 कंपाउंड्स गिवन है और पूछा है कि इनको अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है, C6H5NH2। ये क्या है? हाँ बच्चों, ये है एनिलीन, ये है एनिलीन। नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है C2H5NH2। ये क्या है? दिस इज इथाइल एमीन। नेक्स्ट इज डाइइथाइल एमीन, डाइइथाइल एमीन, और लास्ट वन इज अमोनिया। तो मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं। इसको सबसे पहले मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2, इसको 3 और इसको 4। अब मेरे को इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो अब मेरे को बताओ कि बच्चों इसमें और इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो हाँ, ये क्या है? ये है एरोमेटिक एमीन और बाकी के 3 क्या है? एलिफेटिक एमीन। अब मुझे पता है कि एलिफेटिक एमीन्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो एरोमेटिक एमीन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लोन पेयर्स होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब दे आर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। मतलब यहां पे जो नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस 3 कंपाउंड्स। तो मुझे पता है सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? एनिलीन की होगी। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी? एनिलीन की होगी। अब नेक्स्ट इन तीनों में से अपन को डिसाइड करना है कि यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसकी होगी। तो मुझे पता है व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इज लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। जितनी ज्यादा लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ होगा। अब देखो जब मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूं तो यहां पे जो है, यहां पे ये जो इथाइल ग्रुप है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और यहां पे नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा, है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कुछ ज्यादा इंक्रीज होगी, है ना। यहां पे इंक्रीज हो रही थी, यहां पे थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब बात करूं अमोनिया, तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज सच कुछ इंक्रीज नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे होगी, फिर इस पे होगी, फिर उस पे होगी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इसके पास है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर देगा। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? 3rd वाले का होगा, उसके बाद 2nd वाला, उसके बाद 4th एंड लास्ट में 1। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एमीन्स। ठीक है। नेक्स्ट, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट
विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे पता है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है बच्चों, दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम शोज ओनली +1 ऑक्सीडेशन state. So scandium of 3D series does not exhibit variable oxidation state. Next, the rate constant of a chemical reaction at a given temperature is 2.3 into 10 to the power -5 into लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो यहां पे मेरे को एक रिएक्शन की रेट कांस्टेंट गिवन है, और वो कितनी गिवन है, 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। और यहां पे मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि जब भी अपन को रेट कांस्टेंट गिवन है तो उसकी यूनिट देख के हम लोग बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो यहां पे जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये कौन सी है, दिस इज लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन होगा, इट विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो मुझे पता है ये जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, ये किसके लिए वैलिड है, इट इज फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म कोऑर्डिनेशन स्पेयर विथ वन एग्जांपल। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, देखो अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था, है ना। तो मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया है ना, ये है मेरा कंपाउंड। तो यहां पे ये जो एंटिटी है, यहां पे ये जो एंटिटी है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना। यहां पे कौन सी एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, एक तो ये सेंट्रल मेटल एटम और ये साथ में क्या, लिगांड। तो द एग्रीगेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगांड एनक्लोज्ड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो क्या लिखूंगा मैं, द एग्रीगेट मतलब इकट्ठा, द एग्रीगेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन एंड लिगांड which is enclosed in a square bracket. A square bracket is known as coordination sphere, is known as या फिर is called coordination sphere। तो समझ आ गया आई होप। नेक्स्ट, राइट द फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो जब मैं आप लोग को हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस करवा रहा था तो वहां पे मैंने आपसे दो रिएक्शंस की बात की थी, एक तो फिंकलस्टेन रिएक्शन और दूसरी स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना। तो क्या होती है फिंकलस्टेन रिएक्शन, जब भी अपन ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व्ड इन एसीटोन और मिथानॉल, देन आयोडो एल्केन इज फॉर्म्ड, है ना, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो यहां पे मैंने एक ब्रोमो एल्केन लिया, ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन मैंने किससे के साथ करवाई, सोडियम आयोडाइड डिसॉल्व्ड इन एसीटोन। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, आयोडो एल्केन मिल रहा है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो मैं स्टेटमेंट रीड कर दे रहा हूं एक बार, क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन व्हेन हीटेड विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व्ड इन एसीटोन और मिथानॉल, देन आयोडो एल्केन इज फॉर्म्ड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को अपन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन क्यों कहते हैं सर, तो यहां पे ये जो Br है और ये I है, ये दोनों आपस में जगह अदला बदली कर रहे हैं, दे आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशंस। देखो I किसके जगह पे आ रहा है, ब्रोमीन के जगह, और ब्रोमीन किसके जगह जा रहा है, I के जगह। तो इसी वजह से अपन इस फिंकलस्टेन रिएक्शन को हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे एक रिएक्शन गिवन है और मुझे पूछता है इस रिएक्शन का नाम बताओ। तो यहां पे क्या है, फिनॉल है और रिएजेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सेकंड में H+। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये वाला कुछ ऐसा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चों, इस प्रोडक्ट का नाम है सैलिसाइलल्डिहाइड, सैलिसाइलल्डिहाइड। तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, ये वाली होगी राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या होती है राइमर टाइमन रिएक्शन, क्या होती है राइमन टाइमन रिएक्शन। तो जब भी अपन फिनॉल को रिफ्लक्स करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म इन एक्वस NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, व्हाट वी गेट इज
सैलिसाइलडिहाइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है या फिर यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, What type of non-ideal solution is formed when ethanol is mixed with water? तो सबसे पहले non-ideal solution क्या होता है? तो ऐसे solution जो कि राउल्स लॉ को ऑब्जे नहीं करते, वैसे solution को अपन non-ideal solution बोलते हैं। अब non-ideal solution भी दो टाइप के होते हैं, एक तो showing positive deviation from राउल्स लॉ, एक शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो अभी अपन को पूछा है कि अगर मैं इथानॉल और वाटर का मिक्सचर लेता हूं तो मुझे पता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन वो किस टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो इथानॉल और वाटर का मिक्सचर जो है इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे पता करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कौन सा नेगेटिव, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता के रखी है सॉल्यूशन वाले PYQ वाले लेक्चर में, है ना। तो वहां पे जाके एक बार ट्रिक देख लेना, या फिर मैं जो क्लास लेक्चर्स डिलीवर करता हूं उसमें भी ट्रिक बताई है मैंने, या फिर मैं नोट्स में देख लेना, वहां पे भी ट्रिक बताई गई है ना, कि कैसे अपन प्रेडिक्ट करते हैं कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो अभी बस याद रखो कि एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट, स्टेट हेनरीज लॉ एट द सेम टेम्परेचर CO2 gas is more soluble in water than O2. Which one of them will have higher value of KH? तो यहाँ पे दो बातें पूछी गई है। सबसे पहले आपको पूछा है व्हाट इज हेनरीज लॉ, अपन को हेनरीज लॉ क्या होता है वो बताना है, और सेकेंड पार्ट में गिवन है कि CO2 गैस है और O2 गैस है। अब कहता है कि CO2 गैस जो है ना इट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू O2। तो इन दोनों में से किसका KH का वैल्यू ज्यादा होगा? तो सबसे पहले हेनरीज लॉ क्या होता है ये मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो जब भी मैं किसी गैस को डिसॉल्व करता हूं किसी लिक्विड में, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि वहां पे जो गैस का जो प्रेशर कितना है ना। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा वो गैस उस पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्युबल होगी, है ना। और सॉल्युबिलिटी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लो, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। फिर क्या है, इफ सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वी कैन राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाता हूं तो ये एक कांस्टेंट लगाते हैं अपन, और इसी कांस्टेंट का नाम है हेनरीज कांस्टेंट। अब ये P गैस रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X गैस को रिप्रेजेंट करता है, इसको X नहीं काई बोलते हैं, तो काई गैस रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, KH इज द हेनरीज कांस्टेंट। ये तो था फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि मुझे पता है कि सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा है O2 से, तो किसकी KH की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना ये जो KH है ना इट होल्ड्स इनवर्स रिलेशन विद सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर सॉल्युबिलिटी होगी ज्यादा तो KH का वैल्यू होगा कम। तो अपन को ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इसका KH का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, डिफाइन मोलिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो क्या होती है मोलिलिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर मैं सॉल्यूट लेता हूं और उसको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं तो कितने मोल्स इसके डिसॉल्व हो रहे हैं, उसी अमाउंट को, उसी कंसंट्रेशन को अपन मोलिलिटी कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलिलिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और स्मॉल m को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे ये जो WA है ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, NB रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों एक याद रखना, एक नोटेशन याद रखना कि सॉल्यूशन चैप्टर में अपन एक को A से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को, एंड B स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट की बात करें तो उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट की बात करें तो उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ KF व्हेन द मोलिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डबल्ड। तो KF की बात अपन ने कहां की थी, अपन ने KF की बात की थी जब अपन पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो वहां पे मैंने बताया था कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस KF इनटू M. M इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो ये जो KF है ना, इट इज अ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसका नाम क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये जो है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैलिटी। मतलब अगर तुम मोलैलिटी 2 टाइम्स इंक्रीज करो, चाहे 4 टाइम्स इंक्रीज करो, चाहे डिक्रीज करो, कुछ भी करो, उससे इस पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि KF will remain unchanged if the molality of the solution is doubled. Next, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of water in solution. तो मुझे क्या गिवन है, मुझे कहा गया है देखो कि 2 सॉल्यूशंस लिया गया है। सबसे पहले ये मान लो मेरा सॉल्यूशन A है, तो इसका मैंने क्या लिया, 300 ग्राम लिया, 300 ग्राम लिया, और इसका जो मास परसेंटेज है यहाँ पे क्या है, 25% W/W। नेक्स्ट अपन ने और एक सॉल्यूशन लिया, इसका कंसंट्रेशन क्या था बच्चों, इसका कंसंट्रेशन था 40% W/W, 40% W/W। अब इसका मैंने कितना लिया, इसका मैंने 400 ग्राम लिया। मतलब ये 25% W/W सॉल्यूशन से मैंने 300 ग्राम लिया और इससे मैंने 400 ग्राम लिया, और दोनों को मिक्स करके मैंने एक रिजल्टेंट नेट सॉल्यूशन बनाया है ना, एक सॉल्यूशन बनाया, एक मिक्सचर बनाया जहां पे ये 2 सॉल्यूशन मौजूद है। तो यहां पे मेरे को पूछा है कि बताओ कि यहां पे मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा। यहां पे अपन को वाटर का मास परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज मास पूछा है ना। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, मतलब मेरे को सॉल्वेंट का मास परसेंटेज पूछा है। तो जब भी मैं मास परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं किसी भी चीज की, तो मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट is calculated by mass of that component divided by total mass of solution into 100। मतलब मेरे को अगर वाटर का मास परसेंटेज निकालना है तो मेरे को वाटर का मास पता होना चाहिए, इस टोटल सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, तभी मैं क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा, वाटर का मास परसेंटेज। तो सबसे पहले देखो 300 ग्राम और 400 ग्राम है ना, तो सबसे पहले टोटल मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो जब मैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूट निकालता हूं तो इसमें अगर मैं इसका 300 ग्राम लेता हूं तो वहां पे सॉल्यूट कितना होगा, 300 इंटू 25% है ना। और अगर मैं इसका 400 ग्राम लेता हूं तो इसका सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट कितना होगा, ऐसे। तो कैलकुलेट करो, तो 44 जाओ 160, 25 3 जा 75, 75 प्लस 160 कितना हो जाएगा, ये 235 ग्राम हो जाएगा। ये तो आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना होगा बच्चों, 300 प्लस 400 700 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मुझे वाटर का मास परसेंटेज निकालना है, मतलब सॉल्वेंट का, तो मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए होगा। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा क्या है, वाटर, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 700 माइनस 235। तो बताओ तो बच्चों कितना होगा ये, 465 ग्राम, करेक्ट है, 5 9 से 6, ठीक। अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है, तो मास परसेंटेज निकाल दो बस। तो मास परसेंटेज W/W ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इट विल बी 465 मास ऑफ वाटर बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो इट विल बी कम आउट टू बी 66.43% अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो अभी अपन ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था और मैंने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, एक नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की बात की जा रही है। तो क्या होता है ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो अपन को पता है कि सॉल्यूट में सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट। अब जब इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वहां पे नया टाइप का इंटरेक्शन होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो याद रखना बच्चों, जब सॉल्यूट इंटरेक्शन
or solvent-solvent interaction is greater than solute-solvent interaction, then such types of solutions are termed as non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law. तो यहाँ पे solute-solute interaction या फिर solvent-solvent interaction जो होंगे they will be greater than what? solute-solvent interaction. तो as a result यहाँ पे जो net vapor pressure होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब observed vapor pressure will be what? More than the calculated vapor pressure. तो अब यहाँ पे जो डेल एच मिक्स की साइन होती है ये पॉजिटिव होती है, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन जीरो। वैसे ही डेल बी मिक्स भी क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लिखवाई थी, वो जाके एक बार चेक कर लेना। अब कई बार अपन को ग्राफ पूछ लेता है ना, तो मुझे ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, और अगर तुम्हें ये सब नहीं पता तो बस ये ग्राफ ड्रॉ करके आ जाना, इससे भी काफी मार्क्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन के कर्व को रिप्रेजेंट करती है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव डेविएशन की, तो ये कर्व जो है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। देखो ये थी आइडियल सॉल्यूशन की, ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है इससे, और ये भी इस लाइन से ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन की, तो ये जो ऊपर शिफ्ट हुई है ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। नेगेटिव डेविएशन में नीचे की तरफ, नीचे की तरफ और नीचे की तरफ। नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 40 ग्राम पर मोल। तो मुझे मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है। मुझे मास दिया हुआ है, कितना है, मास इज 40 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट, which when dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, तो किसमें डिसॉल्व किया गया है, 114 ग्राम ऑक्टेन। तो ऑक्टेन यहां पे क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का कितना वेट लिया है, 114 ग्राम। ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले प्योर ऑक्टेन मौजूद था, प्योर ऑक्टेन मौजूद था, कितना ग्राम मौजूद था, 114 ग्राम, है ना। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट 114 ग्राम। यहां पे ऑक्टेन 114 ग्राम लिया गया। कुछ देर बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पे कुछ अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितना मिलाया मुझे नहीं पता, कितना मिलाया मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि इसका जो मोलर मास है दैट इज 40 ग्राम पर मोल। तो अब पूछता है कि इनिशियली जो वेपर प्रेशर था, मैं मान लेता हूं इनिशियली प्योर का वेपर प्रेशर क्या था, P0A। अब जब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाता हूं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो टोटल मतलब सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ होगा, और वो इससे कम होगा। तो यहां पे पूछा है, ये यहां पे बताया है कि ये जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है ये कितना है, 80% ऑफ इनिशियल। तो 80% ऑफ P0A। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.80 P0A, है ना। तो इतना डेटा मुझे गिवन है, मुझे बस ये वाला कैलकुलेट करना है, क्या, WB कैलकुलेट करना है। तो यहां पे P0A में मान लेता हूं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PS क्या है, 0.8 P0A। यहां पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाई दिया है कैसे आया ये वाला। तो कैलकुलेट करो आप बच्चों। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास या फिर कुछ वेट कैलकुलेट करना है और अपन को क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर वाली टर्म दी गई है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिप्रेजेंट्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, NB बाय NA। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे बताओ कि P0A, तो P0A ही मानना है मैंने, और P0S कितना मान लिया है, PA 0.8 P0A। ये क्या है, P0A। यहाँ पे NB मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, मोलिकुलर मास मुझे 40 गिवन है। वैसे ही
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कैसे? तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑक्टेन का कितना हो जाएगा बच्चों? कितना होगा बताओ? ऑक्टेन का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, क्या होगा? C8H18। तो इसका जब कैलकुलेट करता हूं क्या होगा? 12 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 1। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं इट कम्स आउट टू बी 1114 ग्राम। तो यहाँ पे भी 114। तो यहाँ पे देखो क्या होगा? यहाँ पे ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखो ऊपर में, यहाँ पे ये क्या बचता है? यहाँ पे ये हो जाएगा 0.2 P0A बाय P0A। ये क्या हो जाएगा? WB बाय 40। तो P0A कैंसल आउट। तो WB क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी 0.20 इंटू 40। तो ये कितना हो जाएगा? 0.20 इंटू 40, 8 ग्राम। तो इट विल बी द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच वाज एडेड इन आवर प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है और यहां पे मुझे क्या पूछ रहा है कि राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, और दूसरा पूछा है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहां पे देखो सबसे पहले ऑर्डर। तो ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन? दो तरीके हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटली और दूसरा क्या? रेट लॉ इक्वेशन से। तो यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन गिवन है क्या? तो देखो बच्चों साइड में यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन गिवन है, ये देखो। तो यहाँ पे क्या गिवन है? R इक्वल्स टू K। और बताओ तो बच्चों R इक्वल्स टू K किसके लिए होता है? रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर कब होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा जीरो। ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो। नेक्स्ट पूछा है मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है बच्चों? मोलिकुलरिटी इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। मतलब कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे रिएक्शन में, वही क्या होती है? उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होती है। तो बताओ यहाँ पे बच्चों क्या होगी मोलिकुलरिटी? यहाँ पे मोलिकुलरिटी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी इक्वल्स टू 2। एज वी कैन सी इट इज 2। तो मॉलिक्यूलरिटी हम लोग स्टोइकियोमेट्री को देके बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर अपन कभी स्टोइकियोमेट्रिक के बेसिस पे डिसाइड नहीं करते है ना। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो यहाँ पे महज यूनिट पूछी है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? इट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। नेक्स्ट, show that integrated rate expression for a first order reaction R goes to P is given by this। तो अपन को बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो किस तरह से डिराइव करता है ये मैंने ऑलरेडी क्लासेस में, वेरियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, तो फायदा नहीं है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग केमिकल काइनेटिक्स वाली PYQ वाली सीरीज जाके एक बार देखो, वहां पे आपको ये डिटेल में समझाया गया है ना। तो ये है आंसर, ये मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि आप लोग जब क्लास स्लाइड्स को देखो तो आपको याद आ जाए, है ना। देन फॉर अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन बिलो। तो एक रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है और हमें क्या चीज का प्लॉट गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट गिवन है। तो अब मेरे को ये ग्राफ को देख के ही पता चल जाना चाहिए कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो बताओ मेरे को ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का है? तो ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो ग्राफ देखते ही पहले समझ जाना कि इसका ऑर्डर कौन सा है ना। अब देखो क्वेश्चंस पे आओ। तो सबसे पहले पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पूरा लिखना कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? इट इज पर सेकंड, है ना। नेक्स्ट, नंबर 3, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड T हाफ। तो रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ, ये T हाफ रिप्रेजेंट करता है हाफ लाइफ पीरियड। तो क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड? तो वो टाइम जब 50% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। मतलब वो टाइम जब 50% रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? प्रोडक्ट का। उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन क्या होता है? तो इट इज T हाफ इक्वल्स टू 0.5
0.693 by what k. This is the relationship between t half and रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल था, तीनों एक एक मार्क का था, 3 मार्क्स मिल जाएंगे इतने आसानी से। Depict the galvanic cell of the following reaction. Calculate the EMF of the cell at 298 Kelvin temperature. E नॉट सेल गिवन है इतना, तो एक रिएक्शन गिवन है, तो सबसे पहले अपन को उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने दिया है, मतलब यहाँ पे जो सेल है इसके करेस्पॉन्डिंग जो सेल होगी उसको रिप्रेजेंट करने दिया है, और सेकंड में अपन को ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने दिया है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखा के रखा है कि अपन सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बीच में सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल, मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन की बातें चल रही होंगी और राइट साइड में रिडक्शन की। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में Zn से Zn2 प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Ag प्लस से Ag में जा रहा है, तो वहां पे रिडक्शन। तो Zn से Zn2 प्लस ये क्या है, ऑक्सीडेशन वाली टर्म, और Ag प्लस से Ag ये क्या हो गया, रिडक्शन वाला पार्ट। तो इस तरह से अपन सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से अपन सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डैश है ना, ये सिंगल डैश, इट रिप्रेजेंट्स फेज बाउंड्री। नेक्स्ट, अब मेरे को जब ईएमएफ ऑफ सेल निकालना होता है ना, तो बच्चों मुझे पता होना चाहिए कि वहां पे कौन सी किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, कैथोड में कैसी रिएक्शन, एनोड में कैसी रिएक्शन। तो मुझे पता है कि मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कहां पे ऑक्सीडेशन होती है और कहां पे रिडक्शन होती है। याद करो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, लोन, है ना, क्या लोन, लोन मतलब लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो मुझे पता है एनोड में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, मतलब Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट कहां होगा, एट एनोड। तो एनोड में रिएक्शन ये वाली होगी। अब जब ये 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में अपन 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। वैसे ही कैथोड में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस से 1 0 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। यहाँ पे 2 है तो उसके करेस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज्ड अगर इक्वल नहीं होता है, तो इनको पहले हम लोग को इस इक्वल करना होता है, उसके बाद अपन रिएक्शन को ऐड करते हैं। तो रिएक्शन को ऐड कर दिया, तो यहां पे मुझे पता चल गया कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि ये अपन रिएक्शन इसलिए लिखते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उस रिडॉक्स रिएक्शन में। तो मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अपन एक चीज को देखते हैं, या तो जो लूज हो रहा है वो देख लेंगे, या जो गेन हो रहा है उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है, Zn2 प्लस Ag। तो Zn2 प्लस Ag को अपन नहीं लिखते क्योंकि मुझे पता है Ag क्या है, सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो Zn2 प्लस बचेगा और दूसरा Ag प्लस। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर में आ जाएगा, है ना। और फिर अपन कुछ नहीं है, वैल्यू दी हुई है, अपन वैल्यू पुट करके इसका कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, define conductivity of an electrolytic solution. How does it vary with decrease in concentration and why? तो सबसे पहले देख लो होता क्या है, देख लो कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। तो देखो एक बात याद रखना, कंडक्टेंस जो होती है ना, कंडक्टेंस इजनेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट 2 बातों पे डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ आयंस और दूसरा आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस और दूसरा आयनिक मोबिलिटी। नंबर ऑफ आयंस, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस, और जितनी ज्यादा आयंस मूव करेंगे, जितने फास्ट आयंस मूव करेंगे उतने ज्यादा कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी क्या होता है इसको समझो। तो सपोज मैं मैंने यहां पे वाटर लिया, क्या लिया, वाटर। इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, मान लो NaCl, है ना। तो जैसे ये पानी में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, किस में, Na प्लस आयंस में और Cl माइनस आयंस में, Na प्लस आयंस में और Cl माइनस आयंस में, है ना। और इस आयंस की वजह से अपन को कंडक्टेंस देखने को मिलेगा।
अब मैं बात करता हूं कि ये जो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया, इसका मैं 1 ml सैंपल निकाल के लाता हूं। 1 ml सैंपल मैंने निकाल लिया है ना, तो यहां पे भी कुछ ना कुछ आयंस होंगे, है ना, कुछ आयंस होंगे। तो ये 1 ml में प्रेजेंट आयंस का जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी कहलाती है। तो आई विल से व्हाट इज कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो पहली वाली डेफिनेशन समझ में आ गई कि ये जो 1 ml है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml एक ही बात है। तो 1 ml सैंपल में जितना आयंस होगा उसके करेस्पॉन्डिंग जो कंडक्टेंस मिलेगा दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। अब जब मैं इसको डाइल्यूट करता हूं, सेकंड पार्ट में इसको डाइल्यूट कर रहा है, इसमें पानी ऐड कर रहा है, तो पानी जब ऐड कर रहा है तो नंबर ऑफ आयंस चेंज होंगे क्या, Na+ और Cl- के आयंस में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। बस क्या होगा कि ये जो आयंस होंगे ना ये दूर दूर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे दूर दूर, पहले पास पास थे अब दूर दूर चले जाएंगे। तो अब जब ये आयंस दूर दूर चले जाएंगे तो अब मैं जब मैं फिर से सैंपल निकालता हूं तो इस बार जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे पहले के मुकाबले। पहले आयंस पास पास थे, तो 1 ml सैंपल में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे, अब दूर दूर चले गए तो नंबर ऑफ आयंस जो है 1 ml सॉल्यूशन में कम हो गए। तो मैं कह सकता हूं ये जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अपन डाइल्यूशन। तो अपन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन दैट इज डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो ये बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वापस से रिवाइंड करके देखो या फिर सॉल्यूशन वाला PYQ को मैं रेफर करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज अ लीड स्टोरेज बैटरी। तो बैटरी दो टाइप्स की होती है, एक तो प्राइमरी सेल, दूसरी सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होती है, यूज एंड थ्रो सेल, जिसको एक बार यूज किया उसके बाद वो बेकार हो जाती है। जबकि सेकेंडरी सेल जिसको हम लोग बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, जैसे अपन का घर का इन्वर्टर, मोबाइल की बैटरी, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी सेल। तो अब यहाँ पे बात हो रही है लीड स्टोरेज सेल की। लीड स्टोरेज सेल की बच्चों, लीड स्टोरेज सेल जो होती है इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल, मतलब इसको अपन चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं। अब लीड स्टोरेज सेल में क्या रिएक्शंस हो रही है, वो रिएक्शंस यहां पे नोट मैंने लिख दी है। ये रिएक्शंस को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप लोग को रटना पड़ेगा। और इसको रटोगे कैसे, इसको मल्टीपल टाइम्स आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ना नोट डाउन करके प्रैक्टिस करना और एग्जाम से पहले इसको देखते हुए जाना। जितने भी ये बैटरी के रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे एक लीड स्टोरेज बैटरी की बात हो रही है, फिर H2O2 फ्यूल सेल और तीसरा जो कोरोशन है, ये तीन चीज जो है ना एग्जाम के पहले दिन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर ऑफ KCl एट 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. तो मुझे कंडक्टिविटी गिवन है, क्या गिवन है, कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और साथ ही साथ मुझे सॉल्यूशन की मोलरिटी भी गिवन है, कितनी गिवन है, 0.20 मोलर। अब मेरे को पूछता है कि यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होगी। तो मैंने इसका रिलेशन लिखवा के रखा है आपको, लैम्डा m इक्वल्स टू क्या होता है, कापा इंटू 1000 बाय m। तो सॉल्व कर लो, कापा कितना है 0.0248 इंटू 1000 डिवाइड बाय व्हाट 0.20। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये कितना आ जाएगा 124 और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, स्टेट कॉलरस्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉलरस्ट लॉ। तो बहुत बार बता चुका हूं कॉलरस्ट लॉ क्या होता है। कॉलरस्ट लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है, इट कैन बी कैलकुलेट बाय व्हाट, बाय एडिंग द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स आयंस।
मतलब the states that limiting molar conductance of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of the cation and anion. तो अगर मैं बात करूं NaCl की, तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगी इट विल बी द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na+ आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl- आयन. तो ये तो था कॉलरस लॉ का स्टेटमेंट, उसके साथ एग्जांपल. सेकेंड पार्ट में एसिटिक एसिड का हम लोग को क्या लिखना है, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू लिखना है बेस्ड ऑन कॉलरस लॉ. तो ये क्या हो जाएगा, तो अपन डिसोसिएट करके देख लेंगे. तो Na+ में और Cl- में टूटता है, वैसे ही CH3COOH CH3COO- और H+ में टूटेगा. तो उन दोनों का सम ही मुझे क्या देगी, इसकी वैल्यू देगी. नेक्स्ट, What is disproportionation of an oxidation state given example? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है. और याद करो क्लास 11 में, जब मैं 11 में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने बताई थी क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो जब सेम स्पीसीज किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर सेम एटम या फिर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी एक रिएक्शन में सेम एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो तो उसको अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं. यहां पे पूछा है डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ अ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जब भी कोई अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, एक बार इसका यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है. देखो यहां पे ये +1 से +2 में जा रहा है और 0 में जा रहा है. यहां पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहां पे रिडक्शन. तो इस टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, सेम स्पीसीज का, उसी को अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं. तो क्या दिया है, द रिएक्शन इन विच सेम स्पीसीज अंडरगोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, owing to its less stability at that particular oxidation state. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस स्टेबल है, एंड हेंस दिस टाइप ऑफ थिंग इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं Cu+ को पानी में डालता हूं, जैसे ही Cu+ को पानी में डालूंगा वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगी. किसमें, Cu2+ और Cu. और इसका रीजन अपन पढ़ेंगे. जो पानी में क्या होता है ना, पानी में ये आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल. किससे, इससे, इसलिए वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट, तो आउट ऑफ Cu+ एंड Cu2+ which is more stable in aqueous solution and why? तो अभी मैंने बताया कि Cu2+ क्या होगा, मोर स्टेबल होगा. क्यों, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है. तो वही स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने लिख दिया है कि Cu2+ is more stable in aqueous medium because it has more hydration energy as compared to that of Cu+. Next, actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction. तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहले स्टेटमेंट समझ लो, फिर मैं आपको मतलब बताता हूं. तो देख लो क्या है स्टेटमेंट. Actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction because of poor shielding of 5f electrons compared to 4f electrons. तो पहली बात यहां पे कही गई है कि जो 5f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होती है, शील्डिंग जो होती है वो पुअर होती है. किसकी, 5f इलेक्ट्रॉन्स की. 5f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर होती है एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्या बोला है, यहां पे बोला है कि thus effective nuclear charge experienced by valence electrons in case of actinoids is much more greater than experienced by lanthanoids. मतलब यहां पे Z effective किसका ज्यादा है, actinoids का ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स. तो अब मैं इसको सम अप करके इसका ओवरऑल कंक्लूजन बताने वाला हूं. तो देखो क्या होता है. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं Z इफेक्टिव की, क्या होता है Z इफेक्टिव. तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन, जब किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पे दो तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एक तो ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा ये जो साइड में बैठे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका रिपल्शन फोर्स है ना,
तो इसके वजह से ये जो नेट अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा वो कुछ डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और वो डिक्रीज अट्रैक्शन फोर्स को अपन जेड इफेक्टिव कहते हैं कि द नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज जेड इफेक्टिव। अब ये दो बातों पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। तो ये नेट जेड इफेक्टिव मतलब नेट अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स को, नेट अट्रैक्शन फोर्स को आप लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स जेड और रिपल्शन फोर्स को अपन शिल्डिंग बोलते हैं, है ना। अब जितना ज्यादा शिल्डिंग होगा उतना कम क्या होगा, जेड इफेक्टिव होगा, है ना। और जितना कम ये होगा उतना ज्यादा ये होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज छोटा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज छोटा, है ना। अब देखो शिल्डिंग मतलब सबसे पहले एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स की बात करूं तो जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में इसकी 5f, एक्टिनॉइड्स में 5f होते हैं और लेंथेनॉइड्स में 4f होते हैं। तो एक्टिनॉइड्स के केस में जो शिल्डिंग होता है ना वो कम होता है, एक्टिनॉइड्स में शिल्डिंग कम होती है, पुअर शिल्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शिल्डिंग। तो 5f इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शिल्डिंग के वजह से ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पे जो जेड इफेक्टिव लगेगा एक्टिनॉइड केस में वो ज्यादा होगा, और वो ज्यादा होगा तो एक्टिनॉइड का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ज्यादा छोटा होगा। और वो जो साइज छोटा है, डिक्रीज इन साइज को अपन कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा होगा किसमें, एक्टिनॉइड्स में, एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्यों, एक तो पुअर शिल्डिंग और दूसरा जेड इफेक्टिव। एक तो इसमें शिल्डिंग है कम और जेड इफेक्टिव है ज्यादा, इसलिए एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गिव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें डी सबशेल क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उसी एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है या फिर अन्य कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में होने से भी चलेगा। तो a transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbitals in ground state या फिर any of its oxidation state. Next, the general electronic configuration of d block element या फिर transition element is what, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. तो ये ध्यान रखना, कई जगह यहाँ पे ये भी दिया जाता है, कई जगह ये भी दिया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में करेक्ट तो ये है, लेकिन सिंस बुक में ये वाली गिवन है तो यही लिख के आना, उस पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो यही लिख के आना है, ये अपन को नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration? D4 configuration, तो दोनों का ही जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है वो D4 है, लेकिन एक ऑक्सीडाइजिंग है दूसरा रिड्यूसिंग है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पूछता है ये जो Cr2 प्लस है ये क्या है, रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, Cr3 प्लस में। तो एनसीईआरटी कहता है ये जो Cr3 प्लस में इसका कन्फिग्रेशन होगा इट विल बी T2G3, और ये हाफ फिल्ड T2G कन्फिग्रेशन होता है ना, बहुत स्टेबल होता है। जबकि अगर मैं बात करूं Mn3 प्लस की, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2 प्लस, और Mn2 प्लस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D5, जो कि हाफ फिल डी सबशेल है ना। तो यहां पे कहता है कि ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ T2G, हाफ फिल T2G, और यहां पे कहता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल डी सबशेल दे इट एक्ट एज व्हाट, रिड्यूसिंग, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना कि Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग since it oxidizes to Cr3 plus which has more stable half fill T2G3 configuration. Mn3 plus is oxidizing since it reduces to form Mn2 plus which has more stable half filled D5 configuration.
ठीक है। नेक्स्ट, राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को कोऑर्डिनेशन में इसका नोमेनक्लेचर करना सिखा के रखा है, तो जाके देख लेना। देखो यहाँ पे क्या दो टाइप के लिगेंड्स, एक तो एमीन है, सॉरी अमोनिया है, एक दूसरा क्या है, क्लोरीन है ना। तो यहाँ पे इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम पहले आता है, तो इसको अपन पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 है, तो पेंटा एमीन, क्लोरिडो, कोबाल्ट, उसके ब्रैकेट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी अपन को पता है, एक्स मेथड से अपन इसका ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करते हैं, और जब कैलकुलेट करते हैं ये 3 आ जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये सब बातें जो है ना, ये सब कोऑर्डिनेशन में अच्छे से बताई हुई है आपको, है ना। तो यहाँ पे मैं और नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये आप लोग लिख लो, ठीक है, ड्रॉ कर लो, याद रख लेना, ये आता है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स भी मैं बता चुका हूं, ऐसे लिगेंड्स जिसके पास क्या है, 2 डोनर साइट्स है, बट इट कैन डोनेट ओनली थ्रू 1 एट ए टाइम, है ना। तो लिगेंड्स व्हिच हैव 2 डिफरेंट साइट्स बट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स थ्रू ओनली 1 डोनर साइट एट ए टाइम आर कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल क्या होते हैं, साइनाइड और नाइट्रेट, है ना। तो साइनाइड और नाइट्रेट क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है। तो साइनाइड के पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स है जिससे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो कार्बन, एक नाइट्रोजन। तो जब ये कार्बन सेंटर से डोनेट करता है ये कहलाता है मेटल साइनाइड, और जब ये एन सेंटर से डोनेट करता है तो ये कहलाएगा मेटल आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से अपन को आंसर लिखना है। नेक्स्ट, write the hybridization state of the central atom of the following coordination compound along with their magnetic properties। तो यहां पे अपन को 2 कंपाउंड्स गिवन है, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, और इसके करेस्पॉन्डिंग मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताना है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताना है। तो जब भी मेरे को किसी कंपाउंड की, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ लिया जाए, तो उसको अपन इजीली बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्या करते हैं अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, आओ देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में इस कोबाल्ट का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, है ना, एक्स मेथड से। तो जब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं मैं, तो यहाँ पे ये +2 आता है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। एक बार मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, तो मैं इसका जो आउटर, मतलब ये क्या है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल डायग्राम बना लूंगा आउटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो जब मैं आउटर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक? तो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो ये क्या कह रहा देगा, ये पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग करने से यहाँ पे एक पेयरिंग हो गया, और तो पेयरिंग पॉसिबल है नहीं। तो पेयरिंग होने के बाद अब चार्ज अमोनिया लिगैंड आएगा और क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे 4 अमोनिया लिगैंड के लिए मुझे कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे, 4 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक तो मैं डी का लूंगा और 2, एक एस का, 2 पी के। तो यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। और उसके बाद बॉन्ड बनाने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब देखो, अब ये हो गया, बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ पे मेरे को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, यहाँ पे मेरे को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो मुझे पता है जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए वो कैसा कंपाउंड, वो पैरामैग्नेटिक, है ना। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और किसी भी चीज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, बोर मैग्नेटोन में, मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू √n × n+2। अब जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, √3। इस √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 बोर मैग्नेटोन। तो यहाँ पे वही मैंने कैलकुलेट करा हुआ है। नेक्स्ट, अब इस कॉम्प्लेक्स पे आ जाओ तो यहाँ पे भी सेम ही तरीका चलेगा, सेम ही चीज चलेगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आउटर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, फिर देख लो पेयरिंग पॉसिबल है तो पेयरिंग करवा दो, अगर नहीं है तो डायरेक्ट मतलब क्या करवा दो, हाइब्रिडाइजेशन करवा दो। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे अब 4 बॉन्ड बनाने, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये रहे 4 वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो यहाँ पे ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शो दैट दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड, बस वही शो करना है कि
ये जो कंपाउंड है डायमैग्नेटिक है, तो फिर से वही सेम चीज जो लास्ट वाले क्वेश्चन में थी वैसी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, फिर चेक किया कि ये स्ट्रांग है या वीक है। अगर स्ट्रांग है तो पेयरिंग करवाएगा, अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो स्ट्रांग है तो ये क्या होगा, पहले पेयरिंग होगी। अब इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 4, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो पेयरिंग करवा दी, उसके बाद अपन ने हाइब्रिडाइजेशन भी करवा दिया, उसके बाद में अपन ने बॉन्ड्स भी बना दिए। तो लास्ट में देखो कि क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंस प्रेजेंट नहीं है कैसा होगा, ये म्यू का वैल्यू इसका 0 होगा और ये डायमैग्नेटिक कहलाएगा। तो इस तरह से अपन क्या बता सकते हैं, किसी भी चीज की हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। अब पूछता है व्हाई अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ग्रीन व्हाइल अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इज कलरलेस। तो मुझे पता है ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, डी ब्लॉक मेटल्स ही जनरली क्या बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल से क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो कि मुझे पता है कि कलर का रीजन क्या है, कलर्ड कंपाउंड्स का रीजन क्या है, डीडी ट्रांजिशन। मतलब अगर डीडी ट्रांजिशन हो रहा है तो वहां पे कलर होगा और डीडी ट्रांजिशन एब्सेंट है तो कलर नहीं होगा। मतलब डीडी ट्रांजिशन के लिए क्या जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है। मैंने आपको बताया था डीडी ट्रांजिशन का क्राइटेरिया क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे चेक करो Ni2+ आउटर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। अब देखो ये क्या है, इसके साथ वाटर है, वाटर क्या है, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगैंड। क्या ये पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है डीडी ट्रांजिशन शो करेंगे, और अगर डीडी ट्रांजिशन शो करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। वहां पे देखो वहां पे NiCN4 के साथ प्रेजेंट है, तो CN4 क्या है, CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, पेयरिंग करवा देगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, 0, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, क्या डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा। और डीडी ट्रांजिशन अगर पॉसिबल नहीं है तो कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या होता है, बेहद ही जरूरी है। तो जब मैंने आप लोग को बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर सीरीज करवाया था तो वहां पे बताया था कि जब भी अपन एमिनो एसिड्स को पानी में डालते हैं तो वो उस पानी में एज ए डाइपोलर आयन एग्जिस्ट करता है, और उसी डाइपोलर आयन को अपन ज्विटर आयन नाम देते हैं। तो क्या है देखो, अल्फा एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन नोन एज ज्विटर आयन। तो ये क्या है, ये है एमिनो एसिड, ये है एमिनो एसिड। तो मुझे पता है अमोनिया के ऊपर सॉरी ये जो एमीन है इसके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको दे देगा और यहाँ पे ये इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव। और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ये क्या है, डाइपोलर आयन है, यहाँ पे 2 पोल्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइपोलर आयन। और इसी का नाम क्या है, ज्विटर आयन। ये जो है ना, ये स्पीसीज जो होता है केमिकली न्यूट्रल होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, what are nitrogen bases present in RNA, what are the structural and functional differences in RNA and DNA। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन बेसिस की, तो DNA हो चाहे RNA हो, वहां पे 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन DNA में क्या प्रेजेंट होता है, ATGC, जबकि RNA में AUGC। A का मतलब एडिनिन, U का मतलब यूरासिल, G का मतलब ग्वानिन और C का मतलब साइटोसिन। तो ये 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं किसमें, RNA में। अब पूछा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करूं तो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है दैट इज राइबोज। वैसे ही अगर दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो ये जो है डीएनए, इट इज अ अल्फा हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मतलब यहाँ पे ये कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जबकि वहां पे एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंस। फंक्शनल मतलब फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंस। तो डीएनए में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए कैन रेप्लिकेट वेयर एज आरएनए कांट रेप्लिकेट। दूसरा डिफरेंस में बात करूं तो डीएनए का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स, मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
वैसे ही आरएनए का काम क्या है? आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। याद करो अपन ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था और वहां पे ट्रांसलेशन पढ़ी थी। तो ट्रांसलेशन में कौन काम करता है? आरएनए काम करता है ना? तो ये बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड? नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो विटामिन को अपन ने दो क्लास में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। और वो कौन से थे? एक तो था वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा क्या था? फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? ऐसे विटामिन जो कि फैट में सॉल्युबल्स होते हैं लेकिन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, उनको अपन कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। जबकि ऐसे विटामिन जो कि वाटर में सॉल्युबल है लेकिन फैट में सॉल्युबल नहीं है, उनको हम लोग कह देते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब सर मेरे को कैसे याद रहेगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? तो याद रखना ट्रिक है विटामिन डेका। विटामिन डेका इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन डी, ई, के एंड ए आर फैट सॉल्युबल विटामिन, whereas विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड की जब मैं बात करता हूं तो देखो अपन का हाथ कट जाता है तो वहां पे क्या होता है? कुछ टाइम बाद कुछ धरी धरी सा बन जाता है, दैट इज नोन एज ब्लड क्लोटिंग या फिर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। अब अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा कि जब ये कट गया तो यहां से खून बहता चला गया और इंसान का डेथ हो जाता है ना? तो इसलिए ये विटामिन के जो होता है ना बहुत ही एसेंशियल विटामिन है और इसके बिना बहुत सीवियर अपन को क्या हो सकता है? इंजुरीज हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना कि यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। नेक्स्ट, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? सुन लो, ध्यान से सुन लो। These are optically active polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। मतलब एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मल्टीपल OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल OH ग्रुप्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है। और इन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है या फिर ऐसे कंपाउंड जिसको तोड़ देते हैं तो अपन को ऐसी यूनिट्स मिल जाती है, उन्हीं को अपन कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज और सुक्रोज। अब पूछता है कि जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स मतलब पानी और कार्बन, पानी और कार्बन। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है CxH2O होल y। यहां पे x और y इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज, तो यहां पे x और y क्या है? इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? बेहद ही रिएक्टिव होते हैं। व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो मुझे पता है ये जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। अब होता क्या है कि इनको हमें एनहाइड्रस कंडीशंस में प्रिपेयर करना होता है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ वाटर। क्योंकि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये वाटर के साथ एसिड बेस रिएक्शन शो कर देगा। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा? एज अ बेस इट विल एक्सेप्ट hydrogen of what? Proton of water and get converted into alkane and hence this should be prepared under anhydrous conditions. तो देखो क्या लिखा है? Grignard reagents are very reactive in nature and they react readily with the moisture present in the apparatus in which they are prepared to form alkane. तो यहाँ पे Grignard reagent वाटर के साथ मिलके alkane बना लेता है and this is the side product. Hence that they should be prepared under anhydrous condition. Next, Which one will readily undergo SN2 reaction? तो यहाँ पे दो तरह के हेलो एल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड गिवन है। ये क्या है? दिस इज अ 1 डिग्री, दिस इज अ 3 डिग्री। अब मैंने आप लोग को बताया था कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या शो करते हैं? SN2 और 3 डिग्री SN1। तो यहाँ पे कौन सा SN2 फास्टर शो करेगा? ऑब्वियसली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड स्लोअर शो करेगा, 1 डिग्री फास्टर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल बी द आंसर। दिस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड विल रिएक्ट फास्टर than that for SN2 reaction. Next, N-butyl bromide has higher boiling point than tert-butyl bromide. तो सबसे पहले मुझे N-butyl bromide और tert-butyl bromide का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए।
तो ये क्या है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये क्या है, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब दोनों के दोनों क्या है, हेलो एल्केन्स, और हेलो एल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, तो मैंने आप लोग को बताया था फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स मतलब ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा। तो फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स हैविंग सेम molecular weight, boiling point is inversely proportional to branching। ब्रांचिंग होगी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। तो अब ब्रांचिंग इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और इसका ज्यादा होगा। एंड दिस विल बी द रीजन। सो सिंस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज लेंस ब्रांच देन टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, hence n butyl bromide has higher boiling point than tert butyl bromide. Next, give reasons why phenols are acidic in nature। तो जब भी अपन एसिडिक नेचर की बात करते हैं, तो मैंने आपको जीओसी में बताया था कि किसी भी चीज की एसिडिक बिहेवियर के बारे में अपन को पता करना है, तो अपन क्या देखेंगे, उसका कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो अब जब फिनॉल जो है H+ लूज करता है, तो यहां पे जो कंजुगेट बेस बनता है दैट इज व्हाट, फिनॉक्साइड आयन। दिस इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये स्टेबल है, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, एंड हेंस दिस फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो क्या लिखा है, फिनॉल्स आर एसिडिक नेचर because the phenoxide ion formed after the removal of H+ is resonance stabilized। तो इस तरह से अपन को पूरा कंप्लीट ये लिखना है। अगर 1 मार्क का है तो यहां तक लिख के छोड़ देना, अगर 2 से 3 मार्क का है तो पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आना है। नेक्स्ट, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग एनिलीन टू फिनॉल। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एनिलीन से फिनॉल। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एनिलीन से अपन एनिलीन का डायएजिटाइजेशन करवा देंगे। तो डायएजिटाइजेशन के लिए रिएजेंट कौन सा था, Na2NO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे क्या बन जाएगा, हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब यहां पे क्या डालोगे कि यहां पे फिनॉल बन जाए, तो बच्चों बताओ, H2O डाल के हीट कर दो बच्चों, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, है ना, ये फिनॉल बन गया, ठीक। नेक्स्ट, इथानॉल टू क्लोरोफॉर्म। तो यहां पे मैं कौन सी रिएक्शन करवाऊंगा, क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3। अच्छा, यहां पे मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाऊंगा, है ना, यहां पे मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाऊंगा। हेलोफॉर्म, ये क्या हो गया, CH2, हाँ, ये क्या होगा, इथानॉल। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं किससे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो पहले तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड। और इसकी ये फर्दर अगर और रिएक्शन कराता हूं आगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो मैंने आप लोग को आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाया था, है ना, वहीं पे उसी आयोडोफॉर्म टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट, फिनॉल टू एनिसॉल। तो फिनॉल से एनिसॉल बनाना है, तो मैं कौन सा रिएक्शन यूज कर सकता हूं, हाँ जी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये क्या है, फिनॉल का रिएक्शन में किसके साथ करवा देता हूं, सबसे पहले मैं NaOH के साथ करवा देता हूं, है ना। तो यहां पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये क्या है, इट इज अ अल्कोक्साइड। अब जब मैं यहाँ पे क्या देता हूं, यहाँ पे मैं CH3Br देता हूं, CH3Br 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये O- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बाहर, है ना। और ये कैसी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। इसलिए अपन को यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड लेना होता है वो कैसा लेना होता है, इट शुड बी 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। सो दिस इज फिनॉल टू एनिसॉल कन्वर्जन। नेक्स्ट, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में मैंने बताया था आपको कि अगर अपन DL इनांशोमर का इक्विमोलर मिक्सचर ले तो वही मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो ध्यान रखना, इक्विमोलर मिक्सचर होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। तो अगर ये 2 बातें अपन को पता है तो ये आंसर अपन से बन जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
तो यहाँ पे रिएक्शंस गिवन है और अपन को मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एल्कीन का एडिशन, एल्कीन में किसका एडिशन करवा रहे हैं, हेलोजन एसिड का। तो मुझे पता है हेलोजन एसिड का जब अपन एडिशन करवाते हैं ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एडिशन। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कौन सा है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों, ये वाला है मार्कोनिकॉफ। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का क्या करवा रहा है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ये क्या है, लुईस कैटलिस्ट है ना, लुईस एसिड कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरिक रिपल्शंस होते हैं किसके किसके बीच, दो ग्रुप्स के बीच कम होते हैं। यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, यहाँ पे दूर दूर है तो कम होंगे, हेंस दिस विल बी द मेजर, दैट विल बी द माइनर। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शंस गिवन है जिनको अपन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखो क्लोरोएल्केन दिया हुआ है, उसमें सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन देके हिट किया हुआ है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, फिंगलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन बन जाएगा, है ना। यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज होगा, I और Cl अपनी जगह अदली बदली कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सानोल में क्या दिया हुआ है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है ये, है ना, सेलेक्टिवली अपन को कार्बोनिल देगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CHO ग्रुप है, COOH ग्रुप है, और क्या दिया हुआ है, NaCN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, किस तरह से होता है देख लो एक बार। तो यहाँ पे यहाँ पे COOH है और CHO है। अब यहाँ पे NaCN है, NaCN जो है ये CN माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब शो करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है, ये वाला या ये वाला। तो ऑब्वियसली ये वाला सेंटर मोर इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे ये CN माइनस अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये खुलेगा, ओपन होगा इस साइड, यहाँ पे नीचे CN आ जाएगा और नीचे क्या है, COOH। अब सेकेंड स्टेप में अपन यहाँ पे HCl का एडिशन कर रहे हैं। तो जब इसमें HCl का एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। तो साइनोहाइड्रिन क्या होता है कि वो कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन में OH ग्रुप भी मौजूद हो और CN ग्रुप भी मौजूद हो, उसको अपन साइनोहाइड्रिन कह देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ठीक है। नेक्स्ट एल्कीन गिवन है और रिएजेंट क्या है इस बार, डाइबोरेन B2H6 और सेकेंड स्टेप में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है ना। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपन को क्या मिलेगा, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है। नेक्स्ट, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉन। तो प्रोपानॉल प्रोपानॉन, तो ये क्या है, मिथाइल कीटोन, जबकि ये मिथाइल कीटोन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो मुझे पता है ये वाला क्या शो करता है, ये वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, जबकि ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि जब भी मैं मिथाइल कीटोन का रिएक्शन करवाता हूं I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, व्हाट वी गेट अ येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉन। इसको हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से या सिल्वर मिलर टेस्ट या फिर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट से भी क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, लेकिन ये प्रेफरेबली इजी था, इसलिए मैंने इस मेथड से किया। नेक्स्ट,
एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। तो फिर से मैं दिख रहा है कि ये क्या है, मिथाइल कीटोन है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, और उसी बेसिस पे अपन इसको इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Although phenoxide ion has more number of resonating structures than carboxylate ion, still carboxylic acid is a stronger acid than phenol. Why? तो यहां पे पूछता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम है एज कंपेयर टू व्हाट, फिनॉक्साइड आयन, लेकिन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। व्हाई? तो देखो, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेट बेस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन। फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस होता है फिनॉक्साइड आयन। अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो यहां पे देखो, यहां पे दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब यहां पे दोनों एक जैसे हैं, सेम है ना। लेकिन यहां पे क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है तो ये आयन क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं एक बात बताता हूं कि जब अपन को इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिख जाए तो अपन इक्विवेलेंट रेजोनेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हालांकि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम है, स्टिल इट विल बी मोर स्टेबल देन दैट वन, हेंस वी कैन से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई पीकेबी वैल्यू इज ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल एमीन। तो पीकेबी वैल्यू कौन किस पे डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो पीकेबी की वैल्यू क्या होगी, बीकेबी की वैल्यू होगी कम, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम तो बीकेबी की ज्यादा। तो अब मेरे को बताओ कि इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा क्यों, क्योंकि इस पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, मतलब दे आर इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ इनका ज्यादा तो पीकेबी कम। वैसे ही अगर मैं एनिलीन की बात करूं तो यहाँ पे ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो सिंस ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इट विल बी लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो अगर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ अगर होगा कम, पीकेबी क्या होगा, पीकेबी का वैल्यू होगा ज्यादा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं एनिलीन की पीकेबी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिथाइल एमीन। नेक्स्ट, गिव अ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग अ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरे को एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है यूजिंग सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी मैं 1 डिग्री अल्कोहल में पीसीसी देता हूं तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, इट विल नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अपन को ये जो है, मुझे पता है मैं जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो पहले तो बनता है एल्डिहाइड और फर्दर वो ऑक्सीडेशन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर मेरे को वो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड स्टेज में रोकना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है, पीसीसी। अगर मैं यहाँ पे पीसीसी यूज करता हूं तो ये स्टेप, ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइडिक वाली स्टेज में रुक जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पीसीसी के जगह कुछ और यूज करता, फॉर एग्जांपल मैं अगर H+ दे देता K2Cr2O7 तो यहाँ पे क्या बन जाता, RCHO, और ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे वहां तक नहीं पहुंचाना है, यहां तक रोकना है। तो मैं क्या यूज करता हूं, मैं पीसीसी यूज करता हूं। तो पीसीसी का काम क्या है, इट स्टॉप्स द रिएक्शन एट एल्डिहाइडिक स्टेज। नेक्स्ट, यहां पे आइडेंटिफाई करने दिया हुआ है, आइडेंटिफाई A and B। तो यहां पे क्या किया मैंने, एनिलीन। तो एनिलीन में जब मैं ये देता हूं NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ऑलरेडी मैंने बताया क्या है, डायोजेटाइजेशन रिएक्शन है। तो A क्या बनेगा, A विल बी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, फिनॉल के साथ। तो जब मैं फिनॉल के साथ करवाता हूं किसका रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, और यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा, यहां पे कुछ ये वाला कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये कैसी डाई होती है, ये ऑरेंज डाई होती है। इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो याद रखना यहां पे ये क्या होता है,
ऑरेंज कलर का होता है। OH ग्रुप है ना, तो ट्रिक है O से O मिलाना है ना, तो यहां पे ऑरेंज डाई। अगर यहां पे एनिलीन लेते तो यहां पे बन जाता पैरा एमिनो एजोबेंजीन, जिसका कलर होता है येलो। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो क्या होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस? तो जब भी अपन प्राइमरी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, देन वी गेट ईथर एज अ प्रोडक्ट, है ना। और इसी रिएक्शन को अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने CH3Br जो कि क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और यही क्या है? दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अच्छा, याद रखना यहां पे ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? यहां पे ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो इसलिए अपन को जो एल्किल हैलाइड लेना होता है, दैट शुड बी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो चॉइस ऑफ एल्किल हैलाइड इज मस्ट इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग का समाप्त होता है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। विद दिस आई एंड अप टुडे सेशन। आगे और नए नए सेशन करवाऊंगा जहां पे मैं और ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू।